दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड और इससे 2024 के चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? मोदी सरकार इसे इस्तेमाल करके क्या वाकई में अपनी मजबूती और तय कर सकती है या फिर चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जरिए इनका रास्ता रोक सकते हैं? पहले समझिए क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और क्यों चुनाव से पहले कोर्ट का फैसला इसमें मुसीबतें पैदा कर सकता है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक फाइनेंशियल तरीका है। ये एक ऐसा वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की कुछ शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुपचाप से पैसा दे सकता है। इसमें आपका नाम भी सामने नहीं आता है, बिल्कुल गुमनाम तरीके से ये पैसा दिया जाता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत SBI राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है, यानी SBI बैंक के जरिए ये सारा काम होगा। इन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक का खाता है जिसकी KYC की जानकारियां मौजूद होती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा देने वाले का नाम नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से गुमनाम रह सकता है। योजना के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ में से यानी 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। यानी 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए जो है कोई भी खरीद सकता है। चुनावी बॉन्ड्स की जो ड्यूरेशन होती है ये होती है 15 दिन, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ कोई भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को दान देने के लिए कर सकता है। 15 दिन के अंदर ये बॉन्ड लेकर के इसे खर्च करना होगा। केवल ये उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने, इसे सुनिएगा, जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये चंदा जा रहा है इस तरीके से। योजना के मुताबिक चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों के इस वक्त के लिए खरीद कर इसे इस्तेमाल किया जाता है। 10 से 15 दिन का समय इसका रहेगा। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। स्पेशली लोकसभा चुनाव के लिए 30 दिन का टाइम भी हो सकता है एडिशनल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्टोरल बॉन्ड की ये पूरी तस्वीर कैसे बदल जाएगी? कैसे चंद्रचूड़ ये पॉलिटिकल पार्टीज पर जो फंडिंग जाएगी इस पर रोक भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सुपरविजन में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक पीठ है, संविधान पीठ है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड की योजना की कानूनी वैधता से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई कर रही है। ये कितने लीगल रहने वाले हैं, कितने पारदर्शी होंगे? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज़्यादा वक्त से चल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब मोदी सरकार आई तब ये इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुआ। अब सबकी इस पर नज़र है, क्योंकि इस मामले का फैसला 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उन पर अच्छा खासा बड़ा असर डाल सकता है। पॉलिटिकल पार्टियां पैसे से ही तो पूरा चुनाव लड़ती हैं और इस मामले की सुनवाई शुरू होने से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने इस योजना का समर्थन किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कि योजना राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत के सामने जो कहा वो जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने तर्क दिया कि नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार नहीं हो सकता। समझे आप? सब कुछ बताना नागरिकों को
ज़रूरी नहीं है कि कितना पार्टी को धन किससे मिला है, क्या है, क्योंकि देने वाले की तो यहाँ पे कोई पहचान सिर्फ सरकार के पास रहेगी, खुलकर सामने आना ज़रूरी नहीं है। दरअसल ये मांग की जा रही है कि राजनीतिक पार्टियों को ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उन्हें कितना धन चंदे के रूप में किससे मिल रहा है। लेकिन यहां पर जो बात सामने आ रही है उसमें ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं बताया जाता है तो किस पॉलिटिकल पार्टी के पास किससे फंडिंग आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जैसे कि इन दिनों लगातार मोदी सरकार पर अडानी के करीब होने का आरोप लगाया जा रहा है। और ये भी बता दूं कि ये जो धन आएगा चंदे से, इलेक्टोरल बॉन्ड से, टैक्स फ्री होगा। जो इसे देगा उस व्यक्ति पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर ऐसी कोई बड़े कॉरपोरेट कंपनियां पॉलिटिकल धन जो दे रही हैं, ये एक तरह का वाइट मोड हो जाएगा। आपको ब्लैक मोड में पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधे सीधे पैसा दिया जा सकता है। और इसकी पारदर्शिता सिर्फ इतनी है कि सरकार को जरूर पता होगा कि कौन किसको कितना धन दे रहा है, लेकिन बाकी सबको पता चले ये जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी के पास कोई बड़ी फंडिंग आती है तो वो तो राज रहेगी, लेकिन दूसरों के राज जरूर खुल जाएंगे। आइए समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार से कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नुकसान हैं और सुप्रीम कोर्ट की लगाम इसे वाकई में धराशायी कर सकती है, या फिर अगर इसे मान लिया गया तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सर, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में उस तरह से पाक साफ नहीं निकल पाता है जैसा कि सोचा जा रहा है, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा? और 2024 के चुनाव में फंडिंग क्या पॉलिटिकल पार्टीज को उस तरीके से हो पाएगी? ये पहला सवाल है सर। अगर इस पर सवाल उठ जाते इसकी पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहली बार गया है और जिस ऐतिहासिक रूप से जाने माने चंद्रचूड़ साहब हैं, जिनकी साहस की प्रशंसा होती है, जिनके निर्णयों की प्रशंसा हो रही है, और जब उनके सामने गया है तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि इस मुल्क की बुनियाद प्रजातंत्र के मूल्यों पर आधारित है। केवल जो बाह्य इमरजेंसी है विनीता जी, जो बाहरी चीजें हैं, जो बॉर्डर के बाहर के जो फैक्ट्स हैं, उनको तो हम गुप्त रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे देश की सीमा के अंदर जो सच हैं वो तो हमें जनता के पास रखने ही पड़ेंगे। और वो जनता के सामने कैसे रखने पड़ेंगे, और रखते भी हैं। आप जब चुनाव में जाती हैं पार्टियां, तो चुनाव में सबसे पहले घोषणा पत्र रखती हैं, उनको बताना पड़ता है प्रजा घोषणा पत्र ये बता रहा है कि हम आगे के 5 साल में इस ढंग से काम करूंगा, तो वो जनता से परमिशन लेते हैं, जनता को डिक्टेट नहीं करते हैं। हमारा जो संविधान है वो चूंकि प्रजातंत्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर है, इसलिए नेताओं को, सांसदों को, मतलब विधायिका को परमिशन लेनी पड़ेगी प्रजा से, तो उसके लिए सबसे पहले घोषणा पत्र है। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि आपको बजट रखना पड़ता है। बजट आपको जनता के सामने रखना पड़ता है, और जनता के जो संसद में रखना पड़ता है, जिसमें दूसरे दल के लोग बोलते हैं आप इतना क्यों किया, आप इसमें अमेंडमेंट करिए, इसमें अमेंडमेंट करिए। तो ये कोई तानाशाही सरकार नहीं होती है, तो विजिबल है, प्रत्यक्ष है, जनता के सामने खुली हुई है कि आपने घोषणा पत्र से सरकार लाए, बजट से अगले 5 साल का या 1 साल का आपने खर्चा बताया। अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड, सबको पता है कि अरुण जेटली का ये एक ठंडा एक सोच था, और उसमें उस समय नई पार्टी थी इनकी, भारतीय जनता पार्टी, और उन्हें मालूम था कि हमें चंदा बहुत मिलेगा देश से, तो उन्होंने इसे गुप्त रखा। और एसबीआई को भी ये निर्देश दिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी बैंक है, कि आप जनता को मत बताएं। बस यहीं से गड़बड़ है। क्यों नहीं जनता को बताएं? जनता का पैसा है, जनता का मतलब मान लो कुछ जनता का, भारतीय लोगों का पैसा है, तो मालूम पड़ना चाहिए ना। क्यों नहीं मालूम पड़ना चाहिए? पार्टियां आप हमसे सारी परमिशन लेके तो आप चुनाव में जाती हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक चीज और आपको याद दिला दूं कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ये सब 12,000, 2,000, 5,000 करोड़ रुपए लेकर जब फरार हो गए थे, लंदन या दूसरे देशों में बस गए थे, उसके कुछ ही महीनों के बाद
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने एक कानून बनाया था, बड़ा हास्यास्पद था। अब चूंकि सुपर मोदी थे, सुपरमैन थे, भगवान राम थे, तो उनकी बातों पर ज्यादा विरोध नहीं। कानून बनाया था कि विदेश से आने वाला विभिन्न पार्टियों को, सब पार्टियों को, उसकी कोई जांच नहीं होगी और वो किसी और दर्जे में नहीं आएगा, आरटीआई में नहीं आएगा। आरटीआई से तो पता नहीं इनको दुश्मनी है नरेंद्र मोदी को, उनका पीएम केयर फंड भी नहीं आएगा, उनका कुछ भी आरटीआई, जबकि आरटीआई एक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग ये सरकार नहीं करती। तो इलेक्टोरल बाउंड में कौन सा कारपोरेट कितना दे रहा है, हालांकि जनता को बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब बात चलती है तो हमें भी पता चलना चाहिए ना कि भाई आपको टाटा ने कितना दिया, आपको अडानी ने कितना दिया, अंबानी ने कितना दिया। लेकिन सर, जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है लोग खरीद सकते हैं और करोड़ों के का दाम भी जो है पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, तो इसमें सवाल कहाँ है? अगर ये तो बैंक के थ्रू हो रहा है सब कुछ, अब तक लोग छिपे छिपे पैसा दे रहे थे, अब खुलकर पैसा दे सकते हैं। नहीं, अपनी अपनी आइडेंटिटी बताइए। इससे क्या होता विनीता जी, विनीता जी, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो कारपोरेट और गवर्नमेंट का जो नेक्सस है उसकी पोल खुल सकती है। कैसे? कि सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया, मालूम पड़ा गौतम अडानी ने दिया। तो हमें एक सूचना जनता तक जाएगी कि गौतम अडानी ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, तो क्या सरकार की रिजीम में, वर्तमान सरकार के रिजीम में गौतम अडानी को सबसे ज्यादा फायदा मिला क्या? तो फिर लोग इसकी कोशिश करेंगे जानने की कि गौतम अडानी को कितना फायदा। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जिस ढंग से अडानी एंड कंपनी को फायदे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं की कंपनियों, उन्हीं के लोगों द्वारा खरीदे गए होंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और ये उनको क्या होगा, तो उनकी असलियत जनता के सामने नहीं आए, वो स्टेट बैंक तक ही रहे। ऐसे प्रयास इसीलिए होते हैं कि हमने किसी कारपोरेट का कितना फेवर किया है और उसने उसी रेशियो में चंदा दिया है, तो चंदा देने पर वक्त पता चल जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चल जाएगा कि कौन सा कारपोरेट सरकार का फ्री है, किसने क्या किया। और दूसरा कि बड़ी एक क्यों और नहीं आना चाहिए, मुझे तो अजीब लगता है कि तुषार मेहता साहब हैं, वो जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनको क्या इंटरेस्ट है कि भाई आप बार बार हर चीज में टांग अड़ाने लगते हैं। आप चंद्रचूड़ को पिछली एक उसमें बोले थे कि आपकी भी अपनी सीमा है, यानी ये जो गुजराती अटॉर्नी जनरल हैं, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल कोई बड़ा जुडिशियल पद नहीं है, कि ये गुजरात से आते हैं और इनका केवल एक काम है, जितने गुजराती हैं वो जो है सरकार को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है अटॉर्नी जनरल साहब कि अगर मिल जाती है जनता को जानकारी कि इसने इतना पैसा दिया, इतना इलेक्टोरल बॉन्ड में आया, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आने दीजिए। पता नहीं क्या आप छुपाना चाहते हैं, ये भी तो बताइए कि इससे देश का क्या नुकसान है। तो ये इनकी कोशिश है कि ये छुपाया जाना चाहिए और जनता के सामने नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आस्था रखते हैं और हमें अंत तक तमाम विवाद आते हैं, तमाम, जैसे महाराष्ट्र का निर्णय अभी अटका हुआ है, 1 साल हो गया और वो निर्णय अटका हुआ है। अब मैं भी आपको बता दूं पर्सनली, मैं महाराष्ट्र हिंदी एकेडमी का अध्यक्ष था, पिछली सरकार जो थी उसमें महाराष्ट्र हिंदी एकेडमी का अध्यक्ष था। 2-2.5 महीने के बाद ही वो उन्होंने सरकार बदल गई और उन्होंने ऐसे तमाम पदों को होल्ड में डाल दिया, खत्म कर दिया, कुछ जगह दूसरा। तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये जो निर्णय चंद सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है ना कि अलग अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जो लोग दे रहे हैं, इतना ज्यादा क्या जरूरी है 2024 के चुनाव के दौरान, क्योंकि उस वक्त में इसकी अवधि भी बढ़ जाती है। जो चीज अक्सर 15 दिनों की है पॉलिटिकल पार्टी को फंड देने की, वो वहां पर 30 दिनों की हो जाती है।
चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, यानी लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे बड़ा फंड आ रहा है, ये बात तो ओपनली है। ये तो यानी कि पॉलिटिकल पार्टी और जो उसकी पैरवी कर रही है वो साफ बता रही है कि भाई देखिए इतना पैसा चुनाव में आएगा पार्टीज को, तो इतने बड़े 62,000 करोड़ का फंड तो ऑलरेडी बीजेपी के पास इस वक्त में है, इतना फंड उनके पास है, और इलेक्टोरल बॉन्ड अगर उनको मिलते हैं और ज्यादा, तो ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर हो जाती है। और उसके बाद इसकी दलील सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए नहीं मानी गई, उस स्तर पे नहीं चीज गई, तो बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इससे कितना असर पड़ने वाला है? क्या ये बहुत क्लियरली व्हाइट में पैसा लेने की एक प्रोसेसिंग है जिसको चाहती है सरकार की सीधा फंड जाएगा अकाउंट में पॉलिटिकल पार्टी के, या फिर कुछ और है? क्या रीजन है? क्योंकि कई बार जिन लोगों को लगाया जाता है पार्टी द्वारा कि आप पार्टी के लिए फंड लेकर आइए, तो कई बार वो खुद ही बहुत सारा फंड अपने पास बीच में रख लेते हैं और उसके बाद पार्टी का फंड आगे पहुंचाते हैं। ऐसी शिकायतें भी कई बार कई लोगों की गई हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, फिर बाद में उनको हटाया, फिर दूसरे को बनाया, फिर उसने भी ये किया, फिर किसी और को बनाया। ये सब भी हुआ है सर। नहीं, ये जो आपने आखिरी में बात कही इसका मैं बहुत बड़ा गवाह हूँ। मैंने कई बार देखा है कि फंड जो है मेरी आंखों के सामने लिया गया और वो वहाँ तक नहीं पहुँचा या उतनी मात्रा में नहीं पहुँचा, ऐसे बिचौलिए लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा आपका या सबका एक यही मत है कि अगर पार्टीज को जो चंदा दिया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में या ऐसे दिया जाता है, पर्ची कटा के जो दिया जाता है, वो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। इससे एक चीज और भी क्लियर होगी। देखिए आप हम ये एक बड़ा बड़ा मुद्दा है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, उनके पास तो सरकार भी है, लेकिन जो वो क्या करती हैं कि ऐसे में अपने पैसे के बल पर मायावती ऐसे लोगों को चुपचाप ईडी का डर दिखा के घर में बैठा देती हैं और उनके कैंडिडेट को अपने पैसे से लड़वाती हैं। ये हमारे सामने सर मेरे जहन में आपकी इसी बात से एक सवाल आ रहा है कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि बड़ी पार्टी छोटी पार्टियों पर दबाव बना करके वहां से भी इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही हो सकता है। कई बार ये बहुत अच्छी बात आपने कही, प्रश्न पूछा आपने कि छोटी पार्टियों के माध्यम से कुछ छद्म रूप से दूसरे लोग चंदा देंगे, दूसरे लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे। अब मायावती को मान लो 400 करोड़ मिला, तो 400 करोड़ रानी से बोला गया भाई आप मायावती को दे दो, या फला को बोला गया उनसे जो है ले लिया गया, या उनको जितना देना है। तो ये कुल मिलाकर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के दिमाग छद्म एक खुराफात थी। वो खुराफात जो है, ठीक है आपने इलेक्टोरल बॉन्ड तक ठीक है, उसकी कंडीशन ये क्यों लगा दी कि जनता से छुपाइए। अब जनता से जहाँ छुपाया गया वहां पर ब्लैक मनी भी आती है, वहां क्या फ्लैश ट्रेड का, कौन से ट्रेड का है क्या, उसका बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जिनका पैसा जो है इसमें आ जाता है। कौन जांच करेगा? आप तो एसबीआई के पास छुपा के रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके थ्रू भी चंदा जो है मुख्य पार्टी को पहुंचो। इसमें मुख्य एक चीज और भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 28 एमएलए खरीदे गए, ये सबको पता है। और तो और छोड़िए, मैं यहीं बंबई में रहता हूँ, आज भी नारे लगते हैं 50 खोखे एकदम ओके। वो 50 खोखे कहाँ से आए? वो 50 खोखे आपके पास इसी तरीके से कारपोरेट की भी है। ऐसे उठा के गौतम अडानी के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको उठा के पैसे दे दे। सब इलेक्टोरल बॉन्ड या रजिस्टर्ड रूप से चंदे की रसीद पाएंगे तब देंगे। वो तो गौतम अडानी को तो 12,000 गुजरात की गवर्नमेंट दे देती है। इसमें तो टैक्स फ्री भी है ना। ये तो बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत आसान डील है पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए, क्योंकि उनको टैक्स फ्री हो जाता है और जो भी बड़े जो फंड्स आएंगे उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत क्लियरली वो चंदे की रसीद जो है उसकी भी जरूरत नहीं, कुछ नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुमनाम व्यक्ति के तौर पर आप ये फंड दे सकते हैं। तो जब इतना कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकता है, तो इस देश में और भी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ये अहम फैसले लिए जा सकते थे मदद करने के लिए। क्योंकि जिस देश में आरटीआई है, राइट टू एजुकेशन है, जहां पर सारी चीजों के जवाब मिलना चाहिए, वहां पर एक बड़ी अजीब सी स्थिति है ये कि आपको यही नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फंड किसका जा रहा है,
कौन ये फंड भेज रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसको अगर अप्रूव करता है, तो क्या आपको लगता है कि जनता या तमाम पत्रकार इस बात को लेकर सवाल नहीं उठाएंगे कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में किसी का फंड आ रहा है, लेकिन किसका फंड आ रहा है ये हम पूछ भी नहीं सकते क्योंकि वो गुमनाम के तौर पे दे रहा है, हम और आप भी नहीं पता कर पाएंगे सर। ये तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसी के पास जो फंड आएगा उसको पता है कि उसके पास आ रहा है, और जो सत्ता में पार्टी है उसको तो सबका फंड पता होगा। जैसा कि आपसे मेरी बात हो रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अगर आ रहा है तो सरकार के पास तो पूरी डिटेलिंग आ जाएगी ना सर उसकी, चाहे कोई भी है सत्ता में सरकार, किसी की भी है। देखिए, मैं इसमें एक एंगल और भी है जिस पे हम लोग को बात करनी चाहिए कि हमारे देश में चीन जो है, चीन हमारा राइवल है, हमारी जगह पे कब्जा किया हुआ है, और चीन के लिए बहुत सारी बातें उठती हैं। भाजपाई लोग चिल्लाते हैं झालर का बहिष्कार करो, दिवाली में ये करो, और उसके बाद नरेंद्र मोदी वहाँ क्या करते हैं वो मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर करना चाहूंगा कि अडानी के कुछ कंपनियों में चीन के लोग भागीदार हैं, चीन के लोग डायरेक्टर हैं। तो अब हमारे जो इलेक्टोरल बाउंड खरीदे जा रहे हैं, तो उनमें क्या चीन के थ्रू पैसा आ रहा है? क्या हमारे दुश्मन देश जो हैं वो भी हमें फंड कर रहे हैं हमें चुनाव लड़ाने के लिए? और अगर वो कर रहे हैं तो क्या उनके हित जो है सरकार साधेगी आगे चलकर, या जो जीतेगी? तो इसमें बड़े पेच फंसते हैं कि बाहरी जो चंदा है वो जी आतंक टेररिज्म का चंदा है या किसका है, अब बहुत सारे तो सर ड्रग्स का। बिटकॉइन वगैरह के थ्रू भी पैसा सब अगर कोई देता है इसमें, तो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय अमाउंट जो होगा, कोई भी अगर ऐसा चंदा देना चाह रहा है बाहर से देश के, तो वो भी आ जाएगा फिर उसके अंदर बिटकॉइन की फॉर्म में। तो बिल्कुल आएगा बिटकॉइन से। जो यूएस डॉलर वगैरह का वो भी तो मैं आपको बोलूं, आप मैं बम्बई में रहता हूं और कई चीजें हैं जो मेरी आंखों के सामने होती हैं कि और वो किस ढंग से होता है। मैं बैठा रहता हूं वहां पर, मैं कई बार क्रिकेट के सट्टे में भी बैठा रहा देखने के लिए, तो बिटकॉइन में भी मैं बैठा रहा, मैंने देखा कैसे इधर से आया और कैसे इधर से गया। तो अब ये बीइंग ए जर्नलिस्ट भी मुझे देखना है। तो ये आपने जो बताया, ये बिटकॉइन के माध्यम से पूरे मुल्क में बहुत सारे ब्लैक मनी तो एक्चुअली बिटकॉइन में चली गई ना, जो इसी जी करेंसी में चली गई। तो अब बिल्कुल जिनको सर। जितना देना होता है वो कैश उनको मिल जाता है, आधे घंटे जी में मिल जाता है विनीता जी, मैंने देखा है कि बिल्कुल उन्होंने सर, बोला हाँ पूरा ट्रांसफर बाजार कर इसी रहे पर हैं। चल रहा तो अभी मैं अंत में ये चाहता हूँ, मेरी अपेक्षाएं हैं कि सबकी अपेक्षाएं आपकी भी हैं कि भाई हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलने वाली है। नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने जो भी किया है, अब वो आगे चल के यूं भी 6 महीने बाद पर्दाफाश होने वाला है, सरकार जाने वाली है, तो उसके पहले चंद्रचूड़ साहब को ये निर्णय, चंद्रचूड़ ने शायद ये 3 के बाद ये निर्णय रखा हुआ है। तो मैं है। जी मुझे सर। हमेशा से लगता है जुडिशरी भी इसका पार्ट है, तो जुडिशरी को भी ये चाहिए कि थोड़ा जुडिशरी भी जन चीजें देखती है कि कैसे जी क्या होना चाहिए। तो चंद्रचूड़ साहब 3 के बाद ये निर्णय लेंगे, और हमें लगता है कि फिर एक बार ये देश की जनता की जो आकांक्षा है, देखिए ये जो जो अंबेडकर का संविधान है, इसको छोड़िए पैसे या अधिकार ये सब चीजों का, ये जो जन आकांक्षा है ना, उस पर आधारित। हम जी जानना सर। चाहते हैं कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, हम जानना चाहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, हम जानना चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी जो पीड़ित है उसके लिए आप कब करेंगे। तो आज दलित या दूसरे तमाम वर्गों के लिए अगर दूसरे वर्ग चिंता होते, तो जन आकांक्षा पर खुला कानून जो बना हुआ है उसको जो है इसी तरीके से ओपन रखा जाएगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड जी के हिसाब से भी चुनाव में जो चंदा लिया जाता है, और पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव आयोग तो तोता ही है, चुनाव आयोग को ये चाहिए कि अब की ज्यादा कठोर जो है नियम बनाए, क्योंकि इस बार जो है बड़ा क्रूशियल चुनाव है, और जो सत्तारूढ़ दल है उसके साथ बहुत सारे कारपोरेट खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये सरकार चली गई तो उनके बहुत सारे लूप होल्स पता होंगे, उनकी जगह जेल में होगी, ये भी जी उन्हें पता है। इसलिए इस सरकार को बचाने के लिए कारपोरेट कोशिश करेगा। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि
कि चुनाव में कितना खर्च हो रहा है उसका स्पष्ट जो जी है सर, जी वो सर, करे। बिल्कुल। और हाँ। दूसरा ये जी सर, बिल्कुल। दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड का ये मामला जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। अगर इसे बिल्कुल स्ट्रेट अप्रूवल मिल जाता है तो वाक़ई में 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक बड़ी फंडिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रही है। लेकिन अगर यहीं पर चंद्रचूड़ की बेंच में अगर ये मामला अटक जाता है और इसके ट्रांसपेरेंसी पर ही सवाल उठ जाते हैं और इसे अप्रूवल नहीं मिलता है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, तो मोदी जी के लिए भी चुनाव लड़ने में काफी मुश्किलें आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।